बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़र्रात टाइम। कोहिनूर ज़र्रात टाइम में हम लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अफसरान से मिलवाते हैं जो महकमा ज़राअत पंजाब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे अफसरान जो कि अपनी बड़ी मेहनत और अनथक मतलब कि अपनी सारी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं, और वो अफसरान जो कि आपके लिए बल्कि काश्तकारों के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि काश्तकारों के लिए समझ लें कि एक फलाह बहबूद का काम है, क्योंकि महकमा ज़राअत पंजाब जो है ये जिस तरह काम कर रहा है, इसके जिस तरह रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह वो फील्ड्स में जाकर काम कर रहे हैं, जिस तरह वो खाद हो गई या पेस्टिसाइड हो गया या कोई भी चीज़ आप तक ईच एंड एवरीथिंग A to Z, जैसे आप क्रॉप लगाते हैं और जब तक क्रॉप आप काटते हैं तब से लेके A to Z आपको हर फैसिलिटी, हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं काश्तकार के लिए खुसूसन, ताकि आपकी फसल जो है वो ख़राब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। अच्छा, इन चीज़ों के लिए सबसे जो ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है रिसर्च सेंटर। रिसर्च यानी कि महकमा ज़राअत पंजाब रिसर्च करता है, पहले आपके लिए रिसर्च करता है कि यानी कि जो बीज हैं, सीड्स, उन पे रिसर्च होती है, जो फल हैं उन पे रिसर्च होती है, जो पत्ते हैं, पौधे हैं, उन पे रिसर्च होती है। उनके लिए हर ज़िले में रिसर्च सेंटर्स भी हैं। इवन देन कि आपकी सोइल, मिट्टी और पानी, वो भी मतलब कि आपके टेस्ट होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप कौन सी क्रॉप किस टाइम पे लगाएं, किस ज़मीन पे लगाएं, आपका पानी कैसा है, आपकी ज़मीन कैसी है, आपके सारे एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट्स कैसे हैं, और आप किस तरह फसल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। उन सब के लिए रिसर्च सेंटर बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो महकमा ज़राअत पंजाब यानी कि ज़राअत की जो रीढ़ की हड्डी है वो रिसर्च सेंटर है, और वहाँ पे जो बहुत सारे अच्छे आला अफसरान और जो बहुत ही मेहनती अफसरान काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि आज हम लोग इसी हवाले से मौजूद हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में। यहाँ पर ये समझ लें महकमा ज़राअत पंजाब का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च भी करता है, जहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं, जहाँ पे बहुत सारी जितनी क्रॉप्स हैं सारों की रिसर्च है, सारों की टेस्टिंग है, सॉइल एंड वाटर, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो आप ज़राअत से मुतल्लिका है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हर स्टाफ, हर चीज़ यहाँ पे आपको सहूलत भी देते हैं, आपको रिसर्च करके देते हैं, सीड्स की भी, पत्तों की भी, यूरिया की भी, पेस्टिसाइड्स की भी, सारी चीज़ें मतलब आपको ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ से आपको एक अच्छा बीज रिसर्च करके देते हैं ताकि आप अपने जो बीज जो है अपनी फसल में डालें और वो फसल जो है पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी है, बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी है और बहुत ही एफिशिएंट पर्सनैलिटी है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर रिसर्च पंजाब मोहम्मद नवाज़ खान मेकन साहब। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाट साहब। सर क्या हाल है? ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने काश्तकार भाइयों से हम कलाम हो सकूं। जी बिल्कुल सर, यकीन करें कि आपके पास जो नॉलेज है हम लोग चाह रहे हैं कि वो नॉलेज जो है आगे काश्तकारों के कोहिनूर चैनल के तवस्सुत से कोहिनूर ज़राअत टाइम जो हम चलाते हैं उसमें काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकें, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकें, और यहाँ पर भी हमारी जो चीज़ें हैं वो फल की, सब्जियों की, सारों की पूरी हो सके। तो सबसे पहले तो सर मैं ये सवाल करूँगा कि जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च और इंस्टीट्यूट, ये जो यहाँ पे किस तरह, इसके क्या अगराज़ व मकासिद हैं और ये किस तरह अपने काम कर रहा है, किस तरह प्रोकार ला रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद पंजाब का रिसर्च का हेडक्वार्टर है जी। इसके अंडर, इसके मतहत तकरीबन 26 डायरेक्टर जो हैं वो काम करते हैं, और हर ग्रोइंग एरिया में, जिस एरिया में जो फसल उगती है उसमें हमारा डायरेक्टरेट काम करता है, और डायरेक्टर को या डायरेक्टरेट को डायरेक्टर जनरल सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। जिस तरह ये राइस का एरिया है, गुजरावाला, शेखुपुरा और काला शाह काकू में हमारा डायरेक्टर राइस बैठता है, मुल्तान में हमारे मैंगो का डायरेक्टर बैठता है और काटन का बैठता है, सरगोदा में हमारे फाडर और सिट्रस का, किन्नू का डायरेक्टर बैठता है। इसी तरह हमारे फैसलाबाद में वीट का डायरेक्टरेट है, पल्सेस दालों का डायरेक्टरेट है, ऑयल सीड का डायरेक्टरेट, यानी कि जो ग्रोइंग एरिया है, जिस क्रॉप का ग्रोइंग हब है
उस जगह पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हैवी इन्वेस्टमेंट से एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायरेक्टरेट कायम किया है, जिसमें पूरी स्ट्रेंथ जो है लोअर स्टाफ, सपोर्टिव स्टाफ से लेके साइंटिस्ट तक अपॉइंट है, और वो दिन रात शबाना रोज़ काम करके नई से नई वैरायटियाँ डेवलप करते हैं, ताकि ज़मींदार जो हैं वो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी की पैदावार हासिल करें, और ना सिर्फ ज़मींदार की फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करें, अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, बल्कि अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो ज़र मुबादला है, वो ना सिर्फ कमाएं बल्कि उनको बचाएं। ख़ास तौर पे जिस तरह हम फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल सीड वगैरह जो है, ऑयल एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे इदारे की एफर्ट से हमारी एडिबल जो है, एडिबल ऑयल में हम खुद कफ़ील होने जा रहे हैं। वेजिटेबल और फ्रूट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काटन और राइस हमारी बहुत बड़ी क्रॉप है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और नई से नई वैरायटियाँ हर साल, यानी कि एक वैरायटी को कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं डेवलप करने में, और हम ये कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटी जो हैं, जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में सर्वाइव कर सकें, बेहतर पैदावार दे सकें, ज़मींदार को ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, मुल्क को ज़्यादा यील्ड कर दे सकें, और मुल्क को खुद कफ़ील बना सकें। और हमारे साइंसदानों की शबाना रोज़ एफर्ट से नई वैरायटीज़ आ रही हैं, जिससे हमारी बढ़ती हुई आबादी जो है मुल्क की, जो कि बड़ी तेज़ रेट से बढ़ रही है, उसकी फूड सिक्योरिटी, क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स, एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मेरा इदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद और उसके अंडर जो मुख्तलिफ 26 डायरेक्टरेट, 26 डायरेक्टरेट काम करते हैं, शबाना रोज़ मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, नई वैरायटियाँ दे रहे हैं, और इस मुल्क को खुद कफ़ील करने के लिए, एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशेंट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उसके समरात भी आ रहे हैं। और ये इन साइंसदानों की मेहनत का नतीजा है कि जब पाकिस्तान बना था तो इसकी 3 से 4 करोड़ आबादी थी, और अब इसकी 25 से 25 करोड़ तकरीबन आबादी है। और ये मुल्क आटा भी खा रहा है, गंदम भी खा रहा है, शुगर भी प्रोड्यूस हो रही है, काटन भी प्रोड्यूस हो रही है, और राइस भी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे हमारा मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो हम इंश्योर कर रहे हैं, हम इससे ज़र मुबादला कमा रहे हैं और बचा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अपना मेकर साहब, ये इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे जो हैं ये कितने हैं? इसमें हमारे जो 26 इंस्टीट्यूट हैं जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अम्ब्रेला में काम करते हैं, इसमें जो 13 इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे अयूब रिसर्च के कैंपस में हैं। यानी यहाँ पे 13 इंस्टीट्यूट हैं, और 13 जो है वो आउट ऑफ फैसलाबाद है, आउट ऑफ फैसलाबाद, यानी कि जिस जगह पूरे पंजाब में, यानी कि खानपुर से लेके रहीम यार खान से लेके मुल्तान और बारी चकवाल और आलिफ का, जैतून का हमने उधर बनाया हुआ एस्टेब्लिशमेंट किया है इंस्टीट्यूट चकवाल में, और इसी तरह काला राइस का, चावल का काला शाह काकू में एस्टेब्लिश किया हुआ है। जिस एरिया में जो क्रॉप लगती है, बखर में एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो एरिड क्रॉप पे काम करता है, एक बहावलपुर में हमारा अजरी जो है वो बखर में है, यानी कि जो एरिड जोन रिसर्च है, और एक रीजनल रिसर्च जो है वो बहावलपुर में है। यानी कि जिस जगह पे, जिस डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न में जो क्रॉप उगती है उसकी फैसिलिटेशन के लिए, उसके ग्रोवर को फैसिलिटेट करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कोशिश की है कि उसके डोर स्टेप पे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि उनको एडवाइजरी सर्विसेज, बीज और जो भी उसकी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो उसको इश्यूज आते हैं, उसको एड्रेस किया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इसकी किस तरह ज़रूरत पड़ी इंस्टीट्यूट की, इतने बड़ा इंस्टीट्यूट आखिर मतलब डेवलप हुआ है, और ये कब मार्ज़े वजूद में आया? ये अयूब की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, ये 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि ये मतलब नोइंग, असेसिंग द फ्यूचर नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1960 में ये अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ जहाँ भी कोई इशू आया है, जो प्रॉब्लम आया है, या जिस रीजन में कोई इशू क्रिएट हुआ है, प्रोड्यूस करने में कोई डिफ़िकल्टीज आई है, तो उस एरिए में गवर्नमेंट ने उस क्रॉप का, जो क्रॉप है, जो इंस्टीट्यूट है वो एस्टेब्लिश किया है, ताकि डोर स्टेप पे ज़मींदार को जो फैसिलिटेशन हो सके, और उसको जो उसके प्रॉब्लम है उसका सलूशन उसको डोर स्टेप पे मिल सके।
तो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज कितनी काम कर रही हैं? हमारी अयूब के अम्ब्रेला के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और डिवीजनल लेवल पे ISO सर्टिफाइड डिवीजनल लैब मौजूद है जो सिर्फ पानी और मिट्टी का तजिया करके एनालिसिस करके ज़मींदार को उसकी कराब की रिकमेंडेशन देती हैं और खाद की रिकमेंडेशन देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी भी कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है और खादें बहुत महंगी हो गई हैं। जब तक ज़मींदार को उसकी हकीकत ज़रूरियात को पता नहीं होगा, ज़मीन को उस खाद की बैलेंस खाद की ज़रूरत का नहीं पता होगा, वो सिर्फ एनालिसिस ज़मीन के एनालिसिस से, मिट्टी और पानी के एनालिसिस से पता चल सकता है कि ज़मींदार की ज़मीन में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की बहुतात है। तो उससे हम ये सेट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं कि इसको कौन सी खाद कितनी मिकदार में डालनी चाहिए ताकि इसकी जो ज़मीन है वो डिग्रेड ना हो, वो अपग्रेड होती रहे, उसकी फर्टिलिटी स्टेटस जो है, उसकी जो ज़रख़ेज़ी है वो मेंटेन रहे और साल हा साल बरस हा बरस वो उससे पैदावार हासिल करता रहे और मुनाफा कमाता रहे। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं काश्तकार के लिए आप इतना अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं कि मतलब कि आप उसकी मिट्टी की टेस्टिंग कर रहे हैं, वाटर की टेस्टिंग कर रहे हैं, सारा कुछ है, तो काश्तकार आप तक किस तरह पहुँचे, या वो पहुँचते हैं या फिर मतलब कि वो मुस्तफ़ीद होते हैं इस चीज़ से, वो इस चीज़ से एग्री होते हैं कि ठीक है जी हम लोग ये करने को तैयार हैं, या वही पुराने वाला सिस्टम ही चल रहा है? डेफिनेट अब इंफॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अयूब की वेबसाइट है, उस पे हर चीज़ जो है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मौजूद, यस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। और जो अच्छे ग्रोवर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर ग्रोवर हैं, महकमा एक्सटेंशन ज़राअत जो है उसमें हमेशा राब्ते में रहता है। अच्छे जो ग्रोवर हैं, लीडर ग्रोवर जो है वो हमारे रिसर्च इदारों से लाइजान में रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। हम फीड में उनके खेत पे ट्रायल लगाते हैं, उनको बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का सबक देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। जब उनकी पैदावार इन्हांस होती है, उनकी क्वालिटी क्रॉप की बेहतर होती है, तो डेफिनेट मुनाफा हर इंसान को अच्छा चल लगता है। तो जब वो हमारे मशवरे से किसान चलता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है, तो वो हमें फॉलो करता है। अपने कुलीग्स जो हैं, अपने जो हम मजलस काश्तकार हैं, उनको तबलीग करता है, उनको बताता है, और ये इसी तरह ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है। जो हमारी रिकमेंडेशन है तो वो किसान जो है अपने सराउंडिंग वाले किसानों को भी बताते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताते हैं। और ये हमारा जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, ये डोर टू डोर इसका नेटवर्क है, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे नेटवर्क है। तो ये उनको बताते हैं कि फ़लाँ जो वैरायटी है गंदम की है या काटन की, वो हाई यील्डर है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, वो ड्राउट रेजिस्टेंट है, वो उसको पानी कम चाहिए, तो वो इस पर जो है वो फॉलो करते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अच्छा मेघन साहब, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मतलब आप किस काश्तकार को सारा गाइड कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, उसके बावजूद भी अगर मतलब कि उसकी फसल की पैदावार ना हो तो इसमें क्या कसूर होता है? मतलब वो यूरिया के मतलब का नहीं डाल रहा होता, या पेस्टिसाइड मतलब ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है, या फिर वो लो क्वालिटी की करता है? उसके लिए कोई है चीज़ें कि वो आपसे टेस्ट करवा के या सर्टिफाइड जो है चीज़ें इस्तेमाल करें? इसमें जो बड़ी कंस्ट्रेंट है, जो मुश्किल है, जो बड़ी रुकावट है, हमारा किसान जो है उसके पास सरप्लस फंड नहीं है, ठीक है, उसके पास लोन फैसिलिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट मतलब बग़ैर सूद इंटरेस्ट के, बग़ैर इंटरेस्ट के सफिशेंट उनको लोन की फैसिलिटी दे दे तो यकीनन ज़मींदार जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो बैलेंस न्यूट्रिशन जो है, बैलेंस खाद है, उसको वो डाल सकेगा और अपने जो फसल है उसको कीड़े और बीमारी से बचा सकेगा, और फिर वो जो है मैक्सिमम यील्ड जो है वो हासिल कर सकेगा। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है
कि हम उनको ये रियलाइज़ कराएं, उनको ये समझाएं कि ये चीज़ ज़रूरत है, ये नीड ऑफ द डे है कि जब तक आप एक ज़मीन में उसकी ज़रूरत के मुताबिक, फसल की ज़रूरत के मुताबिक खाद और पानी नहीं देंगे तो यकीनन उनकी ज़्यादा पैदावार का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, और मुल्क जो है वो पैदावार में और ख़ास तौर पे क्वालिटी पैदावार में खुद कफील नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है ये बात, मतलब कि मैकन साहब की बात ठीक है कि जब तक आपकी मिट्टी और पानी जो है वो आप इस टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काश्तकार जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि हम लोगों ने अपनी जो फसल है वो कौन सी बोनी है, यानी कि फसल की काश्त क्या करना है काश्त में। यानी कि जब तक मिट्टी और पानी का आप तज्जिया नहीं करवाएंगे, मिट्टी और पानी के तज्जिए के बाद ही आपको महकमा ज़राअत पंजाब जो है आपको फैसिलिटेट कर सकता है, आपको बताएगा कि आप ये वाली फसल काश्त करें, इसमें ही मतलब ज़्यादा आपकी पैदावार है। जो पेस्टिसाइड आप दे रहे हैं, जो मतलब आप उसको यूरिया डाल रहे हैं, उसकी सारी मिकदार मेरा ख्याल है मैकन साहब सारी कैलकुलेशन बिल्कुल कैलकुलेशन हो जाती है, और उसमें प्रिडिक्शन भी हो जाती है कि अगर ज़मींदार इतनी बैलेंस खाद डालेगा तो उसकी पैदावार जो है वो प्रोजेक्ट हो जाती है कि वो डेफिनेट इतनी पैदावार हासिल कर लेगा, बशर्ते कि वो इतनी जो है जो उसकी ज़रूरत है। यानी कि हम ज़मीन से कंटिन्यूस पैदावार ले रहे हैं, यानी कि ज़मीन डिप्लीट हो रही है, ज़मीन में अज्जा या खाद की या सरखेज़ी की कमी हो रही है। यानी कि जिस ज़मीन से हर साल फी एकड़ हमने 50-60 मन ले लेते हैं तो वो डेफिनेट ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी वो कमी पूरी करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि हम जो अज्जा हमारी कराब वहाँ से निकालती है, जज़ब करती है, उसको हम रिसाइकल करें, वो हम गोबर की खाद की सूरत में हो या केमिकल फर्टिलाइज़र की सूरत में हो, ताकि हम उस ज़मीन की उस कमी को ग्रेजुअली साथ साथ बिलतरतीब पूरा करते रहें, ताकि उसकी ज़रखेज़ी का जो स्टेटस है, जो मेयार है वो बरकरार रहे, और वो ज़मीन जो है वो हमेशा मैक्सिमम पैदावार देने के काबिल रहे। अच्छा मैकन साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल क्वेश्चन है, आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता आ रही है, तो उसके हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग में आप महकमा ज़राअत क्या काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च ऐसी हो रही है, क्या रिसर्च कर रहे हैं आप डेफिनेट ये निपटने के लिए क्या इंतजाम? ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है इसको जरा एग्रीकल्चर के लिए। टम्परेचर जो है वो हर आने वाले साल एवरेज टम्परेचर, जिसे हम औसत टम्परेचर कहते हैं, वो बढ़ रहा है। पानी की कमी पैदा हो रही है, जब टम्परेचर बढ़ता है तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कराब की पानी की कमी आ जाती है, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है, यानी कि जो बारिशें पहले एक मखसूस सीज़न में होती थी, लेकिन अब बारिशों का सीज़न जो है ना वो डिस्प्लेस हो गया है, वो डिस्टर्ब हो गया है। यानी कि सर्दियों में बारिशें होती हैं और बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में होती हैं, और गर्मियों में बारिश जो होती हैं वो बहुत वाफिर मिकदार में होती हैं, और वो पानी पहले जो फसल है वो गर्मी से, हाई टम्परेचर से, पानी की कमी से सफ़र करती है, और जब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर ज़्यादा पानी जो है, जो फ्लो है, जो फ्लड है, वो हमारी फसलों को डैमेज करता है। जिस तरह इस साल हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब टारगेट से ज़्यादा, एस्टिमेशन से ज़्यादा बारिश हुई हैं, जिसमें पहले हमारी कराब जो है वो गर्मी से श्रिंक हुई है, हमारी गंदम की पैदावार हाई टम्परेचर की वजह से कम हुई है, और अब जो काटन की कराब है उस पे उसके सर से पानी गुजर गया है, फ्लड का पानी गुजर गया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये बड़ा मतलब नीड ऑफ द डे है कि हम बड़े डैम बनाएं, छोटे डैम बनाएं, सरप्लस पानी को, और ये बड़ा मीठा पानी होता है, जो रेन का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, ये स्वीट वाटर होता है, इसके छोटे और बड़े रेजरवायर बनाएं, और ज़रूरत के वक़्त, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के वक़्त इस पानी को इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल में लाएं, और ख़ास तौर पे जो ड्रिप इरीगेशन है, हाई एफिशिएंसी यूज़ ऑफ वाटर है, उस पे हम कराब को ले आएँ, ताकि हम पानी की बचत कर सकें और उसके मुकाबले में कराब में इजाफ़ा कर सकें, पैदावार में इजाफ़ा कर सकें, और उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकें। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कोई सीड पे कोई बीज ऐसे बना रहे हैं जो कि क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें इतनी गर्मी पड़े तो उसको टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके उन चीज़ों में, ऐसा कोई महकमा ज़राअत ने सोचा है? इस चीज़ में कोई रिसर्च हो रही है? हम बिल्कुल जो हीट टॉलरेंट वैरायटी गंदम की हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ कर ली हैं, ख़ास तौर पे ये अकबर वैरायटी है, उजाला है, अनाज है,
पखर सटार है, ये हमारी गंदम की जो वैरायटीज़ हैं ये हीट टॉलरेंट हैं, ये गर्मी ज़्यादा में भी इसकी ग्रेन फार्मेशन बेहतर होती है और यील्ड बेहतर होती है। इस पे काम हो रहा है और फिर ये कोशिश ये हो रही है कि जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी अडाप्ट की जाए, जिसमें क्योंकि ये जब हमारी क्रॉप रोटेशन है ख़ास तौर पे, जिसमें हम एक साल में हम 2 क्रॉप लेते हैं, यानी कि गंदम के बाद हम राइस लगाते हैं, राइस के बाद हम गंदम लगाते हैं, गंदम के बाद हम चावल लगाते हैं, चावल के बाद हम गंदम लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इसमें प्रिपरेशन का, ज़मीन की तैयारी का टाइम बहुत कम होता है। तो हमने शॉर्ट ड्यूरेशन जो है क्रॉप्स हैं वो अडाप्ट कर रहे हैं, वो वैरायटियाँ बना रहे हैं ताकि ये छोटे पीरियड में, यानी कि दोनों क्रॉप्स को मुनासिब टाइम मिल सके, ताकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हो जो थोड़े वक्त में गर्मी सवियर या शदीद गर्मी के आने से पहले वो क्रॉप राइप हो जाए, पक जाए और हार्वेस्ट हो जाए, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसके साथ जदीद मशीनरी जो है वो हम कुछ खुद रिसाइकल कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैनुअल लेबर जो है वो एक तो महंगी है, दूसरा उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ख़ास तौर पे राइस प्लांटर जो है वो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं और ये हम अब मैकेनाइज जो है प्लांटिंग पे काम कर रहे हैं, ताकि थोड़े वक्त में ज़्यादा एकड़ी पे ट्रांसप्लांटेशन की जा सके, गन्ने का जो हार्वेस्टिंग है वो मैकेनाइज की जा सके। इसी तरह किन्नू की जो प्रूनिंग है, जो ट्रेनिंग है, जो कांट छांट है, उसके लिए मैकेनिकल प्रूनर हमने अडाप्ट किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, ताकि थोड़े वक्त में ज़्यादा काम किया जा सके। और जो मशीन का काम होता है, मशीनरी से जो काम लिया जाता है वो कंपैरेटिव मैनुअल लेबर से सस्ता भी पड़ता है, एफिशिएंट भी होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है, जिससे जो क्रॉप है वो टाइम पे सोइंग उसकी हो जाती है और टाइम पे उसकी बर्दाश्त हार्वेस्टिंग हो जाती है। और ये मशीनों के अपना इवाल्शन से, अडाप्शन से, मशीनरी अडाप्शन से, मैकेनाइज फार्मिंग से ही पॉसिबल है कि हम उसका टाइम बचाएं, सोइंग में टाइम बचाएं, हार्वेस्टिंग में टाइम बचाएं। और जब अच्छी मशीन होगी हार्वेस्टिंग की तो जो हमारी गंदम, राइस जो है वो ज़ाया हो जाती है, यानी आफ्टर हार्वेस्ट या ड्यूरिंग हार्वेस्ट हम 30 से 35% हमारी क्रॉप जो है वो ज़ाया हो जाती है। हम गंदम के और चावल के जो दाने हैं वो हम कलेक्ट नहीं कर पाते, वो ज़मीन में दोबारा ज़ाया हो जाते हैं। और अच्छी एफिशिएंट मशीन हो तो ये हम बग़ैर एकड़ेज के इंक्रीज़ हम उसकी जो पैदावार है उसको लॉस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा मेंगा साहब, ये मशीनरी का तो जदीद मशीनरी हो गया, लाजमी बात है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मतलब चावल लगाने के लिए एक तो वो मैनुअल सिस्टम है ना कि पौधा लग गया, अब उसमें कई पौधे लग जाते हैं, कई लग जाते हैं, मेरा ख्याल खाली जगह भी छोड़ देते हैं। अब आप मशीनरी के ज़रिए इसको लगा रहे हैं तो हर काश्तकार तो मशीनरी अफोर्ड नहीं करता, तो इसको क्या करते हैं आप? इसका क्या इसका तरीक़ाकार ये है कि जो मशीनरी की रेट है वो कम है, जो मैनुअल लेबर है फ़ी एकड़ उसका रेट ज़्यादा है। अच्छा। उसका फिर इफ़ेक्ट ये है कि जो मैनुअल लेबर है उसके नंबर ऑफ़ प्लांट्स या जैसे हम पॉपुलेशन कहते हैं वो पूरी नहीं होती। जो मशीनरी की प्लांटेशन है उसमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स बड़े तय होते हैं, लाइन और प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन डिस्टेंस मैकेनाइज होता है, ऑटोमेटिक होता है, उसमें नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा शो करती है मशीन, जिससे ऑटोमेटिक अल्टीमेट हमारी प्रोड्यूस जो है उसमें इजाफा होता है। ये मशीनरी तो लाखों में या इसमें होगी, तो हर काश्तकार के पास ये मशीनरी होगी? इसमें हर काश्तकार, जो बड़े काश्तकार हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर्विस प्रोवाइडर जो हैं यस वो मशीन इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है तो वो फिर उसको किराए पे चलाते हैं। हाँ जी, वो सर्विस प्रोवाइडर, उन्होंने फील्ड टीम रखी होती है, मैकेनिकल इंजीनियर रखे होते हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं। वो साथ साथ ज़मींदारों को कन्विंस भी करते हैं और लोगों की जो डिमांड है वो थोड़े टाइम में वो पूरी करते हैं और जो बर वक्त जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो राइस की है वो मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, ये मशीनरी जितनी भी है, जितनी जदीद मशीनरी, ये सब आपसे अप्रूव्ड होती है मशीनरी महकमा ज़राअत पंजाब से? जी बिल्कुल अप्रूव होती है जी। ये पहले किस तरह आप इसको अप्रूव करते हैं, इसका क्या मैथड? ये दुनिया में देखो जो मैकेनिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं, जिस तरह चाइना है, जापान है, यूरोप है, तो उधर जो मशीनें चलती हैं वो हमारे लोग जाते हैं, देखते हैं,
ऑनलाइन वो नेट पे पता चलता है, तो वो हम उसको रिकमेंड करते हैं, तो उसको फैसिलिटेट भी करते हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं कि ये इनको इंपोर्ट करें, इधर रीअसेंबल करें, रिसाइकल करें, ताकि इसकी जो है ना स्ट्रेंथ जो है, जो इसकी तादाद है वो बढ़ाई जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो ये मशीनों के ज़रिए कवर किया जा सके। बहुत अच्छा सिस्टम है, यानी कि आपकी तरफ से ये अप्रूवल होती है, हाँ जी। अप्रूव्ड होती हैं, और फिर आप आगे उसको जिसने मशीनरी खरीदनी है हुकूमत उसको सब्सिडी भी देती है हाँ जी, मशीनरी पे, हाँ जी। वो फिर आगे रेंट आउट करता है। रेंट आउट तो वो रेंट आउट का भी कोई टैरिफ है कि मतलब कि उसको खुली छुट्टी उसमें है? उसमें जब 3-4 कंपनियां आ जाती हैं, 5 कंपनियां आ जाती हैं, तो उसमें जो मार्केट कंपटीशन होता है ना, रेट वो डिसाइड करता है। वो डिसाइड हाँ जी, वो रेट डिसाइड करता है। फिर वो जो है ना प्रॉफिट लॉस पे वो सारे लोग जो है ना वो रेट कंपटीशन से उन लोगों को कन्विंस करते हैं, बिल्कुल और सही। लोग एडवांस उसको बुक कराते हैं। हाँ। कि मैंने जिस बंदे ने, काश्तकार ने 30-40 एकड़ लगानी है, तो वो जल्दी अप्रोच करता है, उसमें बुकिंग कराता है, उसके मुताबिक वो उसका जो सीड जो पनीरी है वो शो करता है। तो फिर इस तरह ये सिस्टम जो है ना वो चलता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे दिन ब दिन देखा जा रहा है कि पानी की कमी हो रही है, लाज़मी बात है, पानी जो है वो कमी का बाइस बन रहा है। कुछ रिसर्च ऐसी है कि जो पानी की कमी में कम पानी लगा के ज़्यादा पैदावार, इसमें कोई यूब इंस्टीट्यूट कोई रिसर्च कर रहा हो, महकमा ज़राअत पंजाब कोई? इसमें जो हमारा मैंडेट है, जी। हम जो लो रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरिंग नीड है पानी की, वो क्रॉप्स की वैरायटीज़ हम मतलब डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। नई वैरायटीज़ जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, एक तो हम वो डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, हाई एफिशिएंसी यूज़ ऑफ इरिगेशन वाटर जो है, उसमें उसका एक तरीका, वो हमारा जो महकमा है वाटर मैनेजमेंट का, जी जी, वो पहले तो उसकी लेज़र लेवलिंग करता है लैंड की। ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे पानी की बड़ी सेविंग होती है। अच्छा। उसके बाद फिर ड्रिप इरिगेशन जो है, इससे मतलब फर्दर जो है ना पानी की सेविंग होती है, और क्रॉप जो है क्वालिटी की और पैदावार इन्हांस होती है। जब हम हाई एफिशिएंसी यूज़ ऑफ वाटर करेंगे और ड्रिप के ज़रिए, स्प्रिंकलर के ज़रिए पानी लगाएंगे, तो ना सिर्फ हमारी पानी की बचत होगी बल्कि हमारी क्रॉप की पैदावार में भी इजाफा होगा। अच्छा, यानी कि जो महकमा ज़राअत पंजाब का डिपार्टमेंट है वाटर मैनेजमेंट हाँ का, जी। वो पहले लेज़र लेवलिंग करता Yes, है। लेज़र लेवलिंग में तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल। ज़मीन ऊपर हमवार नहीं हाँ, होती, हाँ। वो सारी पहले हमवार करते हैं। बिल्कुल। यानी कि उसके- इसमें ये है कि जो अगर 6 इंच पानी लगना है तो वो टोटल ज़मीन को 6 इंच पानी लगता Yes। है। मतलब कि किसान जो है वो उसको इतनी फैसिलिटी है कि महकमा ज़राअत पंजाब का एक डिपार्टमेंट है वाटर मैनेजमेंट का, वो पहले लेज़र लेवलिंग करता है, यानी कि पूरी ज़मीन को हमवार करता है ताकि पानी जो है एक जैसा और लगे, और उसके बाद फिर वो जो 5 इंच पानी लगना है, 6 इंच लगना है या 4 इंच लगना है, वो पूरी ज़मीन पे पानी एक जैसा लगता है। उसमें भी पानी की बहुत बचत हो जाती है, इसका मतलब है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर जो वाटर मैनेजमेंट का महकमा है, उसने बड़ा काम किया है, और उसने इतने लैंड लेज़र लेवलर ज़मींदारों को सब्सिडाइज रेट पे दे दिए हैं। ज़बरदस्त। यानी कि जिस पे हर यूनिट पे तकरीबन 4 लाख के करीब जो है सब्सिडी दी है, और बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी वो बेल्टिंग करके उनको दिए हैं। वो ना सिर्फ अपनी लैंड जो है वो लेवल करते हैं, सेव करते हैं, बल्कि वो तकरीबन सारे सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं, और उसमें रोज़गार भी जनरेट हुआ है, और फैसिलिटी भी जो है वो आम ग्रोवर के डोर स्टेप पे पहुंच गई है। और अब आम ग्रोवर जो है उसमें ये शऊर वाज़े हो गया है कि जब तक ज़मीन लेवल नहीं होगी, ज़ीरो लेवल नहीं होगा, तो वो मैक्सिमम पैदावार नहीं ले सकता और वो पानी नहीं बचा सकता। लेज़र लेवल ज़मीन का ये फ़ायदा है कि क्योंकि पानी अगर ज़्यादा लगेगा फिर भी क्रॉप ख़राब होगी, अगर नहीं लगेगा तो फिर भी ख़राब होगी। तो लेज़र लेवल का ये फ़ायदा है कि इसमें प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम डेप्थ जो है इरिगेशन होती है वो होती है, जिससे पानी की बचत भी होती है, और जो मुनासिब मिकदार है पानी की वो खेत के हर पौधे तक पहुंच जाती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट की तामन से
वाटर मैनेजमेंट की फैसिलिटेशन से ये जो है ये काफ़ी जो है लैंड लेज़र लेवलर जो है वो ज़मींदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं सब्सिडाइज रेट पे, और ये अब मेरे ख्याल में हर गांव लेवल तक ये पहुंच गए हैं। और इसको किराए पे लेना या इसकी सर्विस जो है ना वो हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। हमारी कोशिश यही है कि दूसरी भी जो मशीनें हैं वो इसी तरह आम कर दी जाएं, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे, देहात लेवल पे ये मशीनें पहुंच जाएं, ताकि ज़मींदार को डोर स्टेप पे सर्विस प्रोवाइडर जो है मशीन अच्छी हाई एफिशिएंसी वाली मैकेनाइज्ड मशीन दस्तयाब हो सके, जो उसकी सोइंग और उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो बर वक़्त हो सके। यही बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा जदीद दौर आ गया है कि जो मतलब कि बहुत सारे लोग मिल के करते थे और वो भी मेरा ख्याल सही तरह कर नहीं सकते थे। जिस तरह चावल है उसकी मतलब कि जो भी पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं मशीन के साथ। तो इसका मतलब है कि मशीन के साथ जब आप इसकी काश्त करते हैं तो मशीन के साथ ही फिर सारा सिस्टम ही मशीन का हो गया, यानी कि लेबर जो है वो बिल्कुल बीच में से आउट हो गई है। और ये आपने जैसा बताया कि ये एक इनकम का ज़रिया भी बन गया फार्मर का, कि अगर किसी के पास है तो वो आगे सर्विस प्रोवाइडर भी बन जाता है। जैसा लेज़र लेवलिंग है और वो उसके चार्ज कर देता है पैसे, और वो लेज़र लेवलिंग भी हो जाती है। हमारी ये बैड लक है कि हमारे पास ना इतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है। अच्छा, यानी कि जो माहिर जिसे लेबर कहते हैं ना, हर लेबर का हर कराब के लिए एक स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है। तो उसकी जो कमी है वो हम मशीन से ही, मैकेनाइजेशन से ही पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैनुअल लेबर है उससे पूरा करना ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा मेघम साहब, बात हो रही है रिसर्च की, तो फिर एक हमारे मुल्क में बहुत एक मसला आया हुआ 2-3 साल से, आप देखते होंगे स्मोक का बड़ा मसला है। तो स्मोक की वजह से बड़े मामला, मतलब फसल भी ख़राब होती है, फिर कुछ लोग आग लगा देते हैं फसलों को, उस वजह से भी ख़राबी होती है। तो उसके लिए ये जो इंस्टीट्यूट है या रिसर्च है, इसके लिए इस चीज़ पे किस चीज़ पे रिसर्च? इसमें स्मोक जो है ये जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है तो हम ये बर्निंग करते हैं, जो कराब के स्टबल हैं, जो बाकियात हैं, ठीक है, जिसमें चावल के ज़्यादा होते हैं। और जब चावल का हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो उधर तकरीबन दिसंबर होती है और टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो ये जो स्मोक है ये बड़ा इशू पैदा हो जाता है, ये फ़िज़ा में फैल जाती है, और इसको जो है ना सांस लेना ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, माहौल के लिए ये बड़ी नुकसानदेह होती है। धुंध पड़ जाती है, सड़कें नज़र नहीं आती, एक्सीडेंट होते हैं। तो इसको बचाने के लिए इसको हमने एक जो है हार्वेस्टर के साथ आफ्टर हार्वेस्टिंग हमने एक शेवर जो है रोटावेटर ईजाद किया है, डेवलप किया है, ताकि आग लगाने की बजाय वो जो स्टबल है राइस के या गन्ने के जो खोरी है, या जिसे हम पराली कहते हैं, छोई कहते हैं, उसको उसके साथ जो है वो कट किया जाए, रोटावेट किया जाए और उसके ऊपर खाद का स्प्रे किया जाए, ताकि वो जो एक तो उसकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है, नामियाती मादा ज़मीन का इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो स्टबल है, जो पराली है, ये जल्दी डिकम्पोज होके गल सड़ के जो नई आने वाली क्रॉप है उसको ये खाद प्रोवाइड करेगी, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। यानी कि इस अमल से हम जो है एक तो अपने क्लाइमेट को, अपने एनवायरनमेंट को, माहौल को पाक साफ रख सकेंगे, दूसरा हम अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा सकेंगे, ज़रख़ेज़ी मेंटेन कर सकेंगे। और इसमें अब कई स्प्रे भी आ गए हैं, यानी कि यूरिया के स्प्रे से उसकी जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाती है पानी लगाने से। और अब ये नई जदीद कुछ बैक्टीरिया आ रहे हैं जिसका स्प्रे करने से ये जो पराली है ये जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। यानी कि आम तौर पे ये 40 से 50 दिन इसको डिकम्पोजिशन में लगते हैं, लेकिन यूरिया के स्प्रे से और उस सलूशन के स्प्रे से, केमिकल इन्हांसर की स्प्रे से ये 15 से 20 दिन में डिकम्पोज हो जाती है और ये ज़मीन का और उसकी क्रॉप की जो है ना न्यूट्रिशन का हिस्सा बन जाती है। बहुत अच्छी बात है जी। ये तो मतलब कि जद्दत की तरफ जा रहा है महकमा ज़राअत पंजाब, लेकिन इसके बावजूद फलों और सब्जियों में जो पैदावार में कमी का बाइस बन रही है वो बड़े मसाइल आ रहे हैं पैदावार में। उन मसाइल के लिए आपने कोई रिसर्च की है, उसके लिए क्या हो रही है? ये फलों में जो सिट्रस है, जी जी, किन्नू जो है, ये हमारे फलों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला फल है। इससे तकरीबन हम
250 से 300 मिलियन US डॉलर सालाना ज़र मुबादला कमाते हैं। और इसका क्योंकि इसका हब जो है या जो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सरगोदा में इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसमें क्लाइमेट चेंज के साथ इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि ये सिट्रस जो है ये स्वीट वाटर जो है इसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये जो सरगोदा की ज़मीन है ये आपको पता है सलाइन ज़मीन है, क्योंकि साथ जो है ना उसमें अपना पोटोहार एरिया है, कोहिस्तान नमक है साथ, तो अंडरग्राउंड वाटर जब शार्ट होता है, जब पानी की कमी आती है, जब रेजरवायर जो है उसमें पानी कम हो जाता है, तो गर्मियों में पौधे की पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। और जब हाई टेम्परेचर होता है तो नीचे से जड़ें जो हैं वो नमकीन पानी सक करती हैं, जिससे उसकी मार्टेलिटी हो जाती है। उसके जो मसाम हैं किन्नू पौधे के या सिट्रस के पौधे के वो चौक हो जाते, बंद हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने ये नई पॉकेट्स भी किन्नू की इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लिया में, करोड़ में, ये अपना फतेहपुर में, ताकि हमारी जो है ना अल्टरनेटिव जो है ये एक्सपोर्ट का रिदम जो है ये बरकरार है। इसी तरह मैंगो का जो रिसर्च है वो हमारा मुल्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो भी इस दफ़ा गर्मी से इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा इसकी बर्दाश्त बहुत बेहतर है गर्मी की मैंगो की, तो इस दफ़ा काफ़ी जो है मैंगो के जो ग्रोअर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने अच्छे दाम कमाए हैं, मुल्क के लिए काफ़ी ज़र मुबादला कमाया है। इसके बाद हम जो वेजिटेबल है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। और इसमें हमारा जो ग्रीन टनल जो है, जो टनल फार्मिंग है वेजिटेबल की, जिससे हम आम तौर पे ऑफ सीज़न वेजिटेबल जिसमें ग्रो करते हैं, यानी कि गर्मियों में सर्दी की सब्ज़ी उगाते हैं, सर्दियों में गर्मी की उगा लेते हैं, तो उससे भी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर है वेजिटेबल की। और ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी, और ये जो है ना इसका नेटवर्क जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसमें ना सिर्फ हमारे लोकल डोमेस्टिक ज़रूरत पूरी होगी बल्कि हम एक्सपोर्ट करके फ़ॉरेन एक्सचेंज भी इससे कमाएँ। अच्छा ये बताइएगा, मैं कुछ थोड़ा सा ना अयूब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि नाजरीन को भी पता लगे कि ये एक तो आपने बताया 1960 में ये बना है। अब 1960 में ये सारा मैकेनिज्म इतना ही था जितना है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया? उस वक़्त यहाँ सिर्फ एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर रिसर्च था अयूब, और अब वो उसका स्टेटस जो है 26 डायरेक्टर के बराबर हो गया है, और फिर उसको अम्ब्रेला में एक डीजी के अम्ब्रेला में दे दिया है। यानी कि आप ऐसे कहें कि ये 26 गुना जो है ना ये डेवलप कर चुका है, एस्टेब्लिश कर चुका है, इनलार्ज हो सका है, एक्सपेंड कर सका है। अच्छा यानी कि ये 26 गुना यानी कि एक्सपेंड कर चुका है 1960 से लेके 2022 तक। अच्छा ये जो कर चुका है इसमें लेबोरेटरीज भी हैं? बिल्कुल, इंस्टीट्यूट भी हैं। इंस्टीट्यूट जो है उसमें आप मतलब कि आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और किस तरह मतलब? हाँ, उसमें जो हमारा हर इंस्टीट्यूट है ना वो पैदावारी टेक्नोलॉजी, जो रिलेटिव इंस्टीट्यूट है जिस क्राप का, वो पैदावारी टेक्नोलॉजी फार्मर फीड तक, फार्मर डोर तक पहुंचाता है। उसमें वो जिस तरह ये आप प्रोग्राम मतलब ऑन एयर करेंगे, इसी तरह प्रिंट मीडिया, ब्रोशर, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट से हम ये इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके मुतलका क्राप के ग्रोअर तक पहुंचाते रहते हैं। डेमो प्लाट्स लगाते हैं, उनके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, फील्ड डे मनाते हैं, और ज़मींदारों को अच्छी क्राप उगा के उनके डोर स्टेप पे उनको इकट्ठे करके दिखाते हैं, कन्विंस करते हैं कि अगर आप ये तरीका, ये मेथडोलॉजी अडाप्ट करेंगे तो आपकी पैदावार बेहतर होगी और आपके मुनाफे में इजाफा होगा। अच्छा इंस्टीट्यूट में आप क्लासेस भी करते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए? यस, इसमें ये आप क्या तरीका? हाँ, इसका तरीका ये है कि जो भी यूनिवर्सिटियाँ एग्रीकल्चर की, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, रावलपिंडी में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, मुल्तान में है, तो वो जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं तो वो इंटर्नशिप पे भेज देते हैं हमारे हर स्टेशन पे। तो उधर जो 10, 15, 20 स्टूडेंट जो हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं ऑन फील्ड, ऑन फार्म, उस क्रॉप की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उसकी जो हर पेस्ट और डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में अपने कैरियर में, अपने मुस्तकबिल में वो अच्छा जो है वो किताबें पढ़ने के साथ वो प्रैक्टिकल जो फार्मर है वो बन सके, और प्रैक्टिकल कमांड उसकी बेहतर हो सके, ताकि उसको ऑन ग्राउंड फार्म पे हर इशू का, हर प्रॉब्लम का सलूशन उसको पता हो, उसको उसका सलूशन जो है उसके पास मौजूद हो। अच्छा उसके पास यानी कि हर स्टूडेंट जो आपके पास इंटर्नशिप करने आता है उसको
प्रैक्टिकल भी करवाते हैं? जी बिल्कुल, laboratories में? डेफिनेट। उधर फार्म पे इंस्टीट्यूट पे भेजने का मतलब ही ये होता है कि वहाँ वो प्रैक्टिकल सीख के आए कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या होता है, किस तरह कोई भी पैदावार जो है वो जो क्रॉप है वो किस तरह पैदा हो सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे है, कब सोइंग करनी है, किस तरीके से सोइंग करनी है, उसको खाद कितनी डालनी है, उस पर पेस्ट और डिजीज़ कीड़े और बीमारियाँ किस वक्त आती हैं, उनको किस कीड़े मार दवाई से कंट्रोल करना है और को उसकी किस तरह हार्वेस्टिंग करनी है। ये सारे मराइल जो हैं वो सीख के आता है, वो लर्न करके आता है और अपडेट करके आ जाता है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्टीट्यूट है और हाँ जी। रिसर्च। अच्छा, अब ये रिसर्च सेंटर में आपके जो लैब्स में मशीनें पड़ी हुई हैं, ये कितनी मॉडर्न है, कितनी जदीद है ये हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन फोटोमीटर है, HPLC है, PCR मशीन है, यानी कि ये लेटेस्ट मशीनें हैं। ये जब भी प्रोजेक्ट आता है नया तो हम कोशिश करते हैं कि जो ओल्ड वर्जन है मशीनों का वो अपडेट कर दिया जाए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आगे लाया जाए और नई मशीनें तकरीबन अपडेट है हमारे पास। ख़ास तौर पे ये बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी है उसमें हम जो वैरायटियाँ की आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गंदम की कौन सी वैरायटी है, उसमें हम DNA फिंगरप्रिंट करते हैं और DNA फिंगरप्रिंट ही पहचान है जदीद दौर में कि ये उस वैरायटी की DNA फिंगरप्रिंट है। इसी तरह साइल और वाटर में जो उसके अज्जा होते हैं, पानी में और मिट्टी में, वो जो जदीद मशीन है उससे ही आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो ये हमारे लेबॉर्ट्री में अप टू डेट लेटेस्ट मशीनें जो हैं वो ऑपरेटिव हैं, कारआमद हैं और वो जो है ना वो उससे काम उसी से लिया जाता है। अच्छा, लेटेस्ट मशीनें तो आ गई मैकन साहब, लेकिन ये बताएं कि स्टाफ को किस तरह आप मतलब इसमें एजुकेट करते हैं इसके मुतालिक? क्योंकि इसमें ना जो मशीनें, एक तो है ये जो कंपनी सप्लाई करती है मशीनें वो मैंडेटरी होता है कि उस मशीन की ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। जो हमारे साइंसदान बाहर से PhD क्वालिफाइड हैं जो रिलेटेड है इन मशीनों से, वो बाहर से भी ट्रेनिंग लेते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में कैपेसिटी ज़्यादा हो तो हम उधर से ट्रेनिंग लेते हैं। जो कंपनियां ये प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं, उसके साथ ये मैंडेटरी होता है कि वो हमें ट्रेंड जो है ना ट्रेनिंग भी साथ देंगे ताकि जो हमारे साइंसदान हैं उनकी ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके, वो इन मशीनों को ऐसा तरीके से ऑपरेट करके मतलूबा रिज़ल्ट हासिल कर सकें। अच्छा, यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो मशीन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आके आपको ट्रेनिंग भी देता है, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दे जाता है और ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक उसको समझ ना आ जाए, यानी कि तब तक चलती है जब तक समझ ना आ जाए। यानी कि इस वक्त हमारे अयूब इंस्टीट्यूट जो है यहाँ फैसलाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये सब लेटेस्ट मशीनें मौजूद हैं। बिल्कुल, मशीनें PCR मशीन मौजूद है, ELISA रीडर मौजूद है, HPLC मौजूद है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन मौजूद है, यानी कि लेटेस्ट मशीनें जो ऑलमोस्ट मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है? बिल्कुल, डेफिनेट। ये हमारा एक जो सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसे हम 2 डॉट कहते हैं उस प्रोग्राम को। तो उसका मतलब ही यही है कि लेटेस्ट जो मशीनें हैं वो ख़रीदी जाएं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे वो इंस्टॉल की जाएं। उनका जो रिज़ल्ट है वो इंटरनेशनल एक्रीडेटेड हो, ISO सर्टिफाइड हो, ताकि उसका रिज़ल्ट जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो इसमें वो हम अपडेट करते रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है ये अपडेट में, अब भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम नई मशीनें भी ख़रीद रहे हैं और जो पुरानी मशीनें हैं उसको अपडेट या रिप्लेस भी कर रहे हैं और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि वो उसको ऐसा तरीके से चला सकें। यानी कि आप ये समझते हैं कि जो आपकी मशीन रिजल्ट दे रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा है? डेफिनेट उसके ऊपर ना हमारी एक रेफरेंस लैब है जी, रायविंड में और काला शाह काकू में एक रेफरेंस लैब है जो इस रिजल्ट को रीचेक करती है, रीटेस्ट करती है, ताकि अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई उसमें वेरिएशन आ रही है तो उसको एडजस्ट किया जा सके। यानी कि वो एक आपने रेफरेंस लैब भी ली है ताकि ये सारे इवेंट जो है वो चेक उसका रिजल्ट चेक हो सके, इसलिए ISO सर्टिफाइड है। हाँ जी, डेफिनेट। उसमें ये होता है कि कुछ जो है ना अडल्ट्रेशन होती है, से पेस्टिसाइड में अडल्ट्रेशन होती है, खाद में अडल्ट्रेशन होती है, तो उसके लिए हमारी रेगुलेटरी टेस्ट है और रेफरेंस लैब है। वो सैंपल जो है उस लैब में जाता है
उसको वो वेरीफाई करती है, टेस्ट करती है, और फिर उसको उसके अगेंस्ट जो है ना वो हम लीगल जो है ना वो एक्शन लेते हैं कि अगर कोई उसके रिज़ल्ट जो है ना वो अकॉर्डिंग टू उस प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कानूनी जो लीगल एक्शन है वो हम लेते हैं। जी नाजरीन, मोहम्मद नवाज़ खान मेकन साहब डायरेक्टर जनरल रिसर्च पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पैगाम भी बहुत ज़बरदस्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया मेकन साहब। और मेरा ख्याल है कि इस पैगाम में उन्होंने पूरा एक खलासे में काश्तकार को ये चीज़ बता दी है कि उसने अपनी पैदावार कैसे हासिल करनी है। तो महकमा ज़राअत पंजाब तो अपना काम कर रहा है, लेकिन काश्तकार को भी चाहिए कि महकमा ज़राअत पंजाब के हर जो शोबा है उसके साथ तावन करे, क्योंकि ये शोबा महकमा ज़राअत जो है ये महकमा आपके लिए काम कर रहा है। इसको अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि ये खुद से आपके लिए कर रहा है, आपकी पैदावार के लिए कर रहा है कि आप लोग इतनी पैदावार हासिल करें, इतनी पैदावार हासिल करें कि हम लोग अपने मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी कर सकें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। देखें, काश्तकार के लिए महकमा ज़राअत जो है, लाजमी बात है कि हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तकरीबन 70 से 75% जो हिस्सा है वो महकमा ज़राअत का है, और इसी से ही हम लोग जो है ये चीज़ें पैदावार करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महकमा ज़राअत पंजाब जो है कितना अच्छा काम कर रहा है। यानी कि इनके पास हर जदीद मशीनरी है आपके लिए, हार्वेस्टिंग मशीनरी, जिस तरह के मेकन साहब ने बहुत डिटेल्स में बताया आपको कि मशीनरी कौन कौन सी कैसे कैसे काम करती है। लेज़र लेवलिंग है, स्प्रिंगल्स हैं, पानी में इस्तेमाल किस तरह करना है, कम पानी में ज़्यादा पैदावार किस तरह करनी है, जो क्लाइमेट कंट्रोल आया है, मतलब क्लाइमेट जो चेंज हुआ है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की तरफ मामला जा रहा है, उसमें सीड्स हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं कि ये सीड है, इसको हम लोग जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उसको अफोर्ड कर सकता है। यानी कि ऐसे चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ये सब किसके लिए? ये सब आपके लिए हैं, काश्तकार के लिए हैं। काश्तकार ये सारी चीज़ें इनकी तब ज़ाया हो जाती हैं जब काश्तकार जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं करता, यानी कि महकमा ज़राअत के साथ तावन नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मैंने जितने प्रोग्राम्स कर चुका हूँ उन प्रोग्राम से अब तक मुझे यही बात पता लगी है कि काश्तकार जो है थोड़ी सी नेग्लिजेंसी दिखाता है, वो समझ ले कि हठधर्मी दिखाता है अपनी, कि जी जो चीज़ मुझे पता है वो किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ मत करें काश्तकार। मैं हर प्रोग्राम में काश्तकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग महकमा ज़राअत पंजाब के साथ, महकमा ज़राअत के साथ लाइज़ॉन करें और उसके साथ बड़ा अच्छा एक अपना एक तल्लक रखें। यानी कि आपको कोई भी परेशानी है आप महकमा ज़राअत के पास आएँ, आप वहाँ पे हर चीज़ का हल है आपके पास। आपकी कोई फसल नहीं सही हो रही, आपको यूरिया कौन सा चाहिए, आपको पेस्टिसाइड कौन सी चाहिए, आपको आगे आपने अपनी ज़मीन में फसल कौन सी लगानी है, आपका पानी ठीक नहीं है, उस पानी के मुतालिक आपको सारी रहनुमाई होगी कि पानी कैसा लगाना है और ये पानी अगर नहीं है तो इसको किस तरह करना है। ये सारी चीज़ों का हल जो है महकमा ज़राअत पंजाब के पास है। और मेरी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि काश्तकार को चाहिए महकमा ज़राअत पंजाब के साथ तावन करे ताकि काश्त जो है पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हमारा मुल्क भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। कोहिनूर ज़राअत टाइम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट एक नए ऑफिसर के साथ, नेक्स्ट एक नई मालूमात के साथ। आपको इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब बट को नेक्स्ट वीक के लिए। अल्लाह हाफिज़।